चलो, जब देखने जा रहे हैं जनाब कॉस्ट गैप को कैसे रिड्यूस किया जाएगा। अच्छा, पहले मैं आपको ये जो नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं ये मेरे अपने, ठीक है जी, ये नहीं है हमने अपनी डिफाइन किया हो, ठीक है। अच्छा, आपकी किताब में जो पॉइंट्स दिए हैं वो ये नीचे दिए हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़ाऊंगा और फिर आपको नीचे वाले से कंपेयर करा दूंगा ताकि आपको याद आए कि जी हमारे पास तकरीबन 12-13 जो है वो केसेस हैं जिसमें हम 12-13 तरीके जैसे कॉस्ट गैप कम कर सकते हैं। आई कैप में सिर्फ 4-5 लिखे हैं, ठीक। तो ये याद कर लो क्योंकि बाज़ वक़्त सवाल ऐसा आएगा तो स्पेसिफिक होगा, सिनेरियो स्पेसिफिक होगा। तो वहां आपके सामने जो चीजें होंगी तो कॉस्ट गैप जरूरी नहीं कि हर केस में कि जैसे टेक्निक्स यूज करें। तो बाज़ वक़्त आपको सिनेरियो के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं ताकि जिस किस्म का भी सिनेरियो आप उसको हैंडल कर सको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे सामने सर देखें, एक प्रोडक्ट पहले डिजाइन होता है, फिर प्रोड्यूस होता है, उसके बाद बिकता है। ये 3 स्टेज है। डिजाइन होता है, प्रोड्यूस होता है, जैसे डिजाइन करोगे जो फीचर्स डिफाइन करोगे कि ये डालना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, वैसी प्रोडक्शन के अंदर चीजें डालेंगी। और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होने के बाद सर फिर आप उसको मार्केट करने जाओगे तो आपकी मार्केटिंग यानी सेल्स करने जाओगे, सेल्स फंक्शन आपका। डिजाइन करो, प्रोड्यूस करो, बेचो, 3 स्टेज है, ठीक है। तो पहला स्टेज डिजाइन। डिजाइन में आपने सर करना यह है कि आपने जब एक दफा कॉस्ट गैप कैलकुलेट कर लिया ना और आपको लगता है कि कॉस्ट गैप बड़ा है, अब आप आए सर अभी हमने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, अभी सिर्फ बैठ के सोचना है कि प्रोडक्ट बनाएंगे इतने में 10,000 में बेचेंगे, 2,500 हमारा टारगेट प्रॉफिट होगा, 7,500 में जो है वो चीज मैनेज करनी है। अब आप एक काम करें, फिर आपने एक्चुअल कॉस्ट निकाली होगी, बहुत ज्यादा निकली होगी। अब आप एक काम करें, बैठे और देखें जो आप फीचर्स डालना चाहें प्रोडक्ट के अंदर उसमें कितने ऐसे फीचर्स हैं जो नॉन वैल्यू एडेड है, जिनके बगैर भी प्रोडक्ट बन भी जाएगा, उसकी क्वालिटी भी रीजनेबल होगी और कस्टमर जो है वो परेशान भी नहीं होगा। ऐसे कौन से नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा। नया प्रोडक्ट होता है तो आइडिया थोड़ा मुश्किल से होता है और थोड़ा चला हुआ प्रोडक्ट होता है, उस मार्केट में अभी घुस रहे होते हैं, तो नॉन वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड मालूम करना आसान है, ठीक है। देखिए चीज याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर सर आप तो यंग जनरेशन है, किसी ने अगर ब्लैकबेरी यूज किया हो, मेरे पास इस जमाने में ब्लैकबेरी हुआ करता था सर, और सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं सबके पास ब्लैकबेरी है, एक स्टेटस सिंबल होता है जिस तरह आईफोन, ठीक है। तो ब्लैकबेरी फोन के अंदर सर इतने ज्यादा फीचर्स थे और किसी काम के नहीं थे। आपने कोई अमेरिकन न्यूज सुननी है, उसके स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल लेनी है, फलाना चीज, ढिमकाना चीज, ये चीज, वो चीज, उसका अपना मैसेंजर, अच्छा किसी काम के नहीं था, मैंने कभी भी यूज नहीं की। ये कौन से फीचर्स है? नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स। अगर एक बंदा आज ब्लैकबेरी जैसा मोबाइल बना रहा है तो उसके सामने बहुत सारी चीजें हैं कि यार मैं अपने प्रोडक्ट में ये ना डालूं, ये ना डालूं, ये ना डालूं, बस ऐसे फीचर्स रखूं जिससे कस्टमर का काम हो जाए, ठीक है, जिसके लिए कस्टमर पे करने को तैयार है। तो नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स आप कॉस्ट गैप मालूम करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता काटना शुरू करेंगे, इसके बगैर प्रोडक्ट बन जाएगा, इसके बगैर भी बन जाएगा, इसके बगैर भी बन जाएगा और अच्छा बन जाएगा। और जो वैल्यू एडेड फीचर्स हैं आप उन्हीं पे काम करें, उन्हीं को थोड़ा सा पॉलिश कर दें, एक इस तरीके से आपकी थोड़ी सी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो सर हमारे पास समझिए क्या डिजाइन स्टेज के ऊपर एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स, पहले तो आइडेंटिफाई दोस नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स, देन एलिमिनेट देम, ठीक है जी, एंड देन पॉलिश द वैल्यू एडेड फीचर्स ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटैक्ट रहे। फिर दूसरी चीज प्रोडक्शन में आओ, मटेरियल में आओ। मटेरियल में क्या करें? बल्क परचेज करें सर ताकि कुछ डिस्काउंट मिल जाए। नंबर 2, कोशिश ये करें कि मटेरियल ऐसा इस्तेमाल हो जिसमें वेस्टेज ना हो, ठीक है, जिसमें वेस्ट कम से कम हो, ठीक है, ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें। बल्क परचेज करें, वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है जी, क्योंकि जितनी ज्यादा वेस्टेज होगी उतना मटेरियल की कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। मटेरियल की वेस्टेज कम होगी, अच्छी क्वालिटी का होगा तो थोड़ा सा महंगा तो मिलेगा, लेकिन दूसरे एंड पे वेस्टेज कम हो जाएगी, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव ढूंढो भैया, अगर आपका एक ही सप्लायर है, एक ही मटेरियल है, वो सर शॉर्ट हो गया मार्केट में, महंगा हो गया, तो फिर आपके कॉस्ट गैप और बढ़ जाएगा। तो कोशिश करेंगे अच्छे अल्टरनेटिव ढूंढें, एक मटेरियल की जगह दूसरा इस्तेमाल करके देखें, अगर काम अच्छा बनना है, सस्ता है तो उस पे चले जाएं। तो पहली चीज मटेरियल बल्क परचेज ढूंढें, कोशिश करने से थोड़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ताकि वेस्टेज कम से कम आए। एक तरफ महंगा मटेरियल होगा लेकिन वेस्टेज कम होने से शायद कॉस्ट कम हो जाए। तीसरी चीज अल्टरनेटिव मटेरियल ढूंढें, अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढें ताकि आपको कॉस्ट का भी बेनिफिट हो और आपको सर अगर अच्छा अल्टरनेटिव मटेरियल मिलता है जो सस्ता है तो अच्छी बात, आपका कॉस्ट गैप और कम हो जाएगा। नंबर 2 सर लेबर का क्या करें सर? ट्रेनिंग है सर, इसको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा, कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छी प्रोडक्शन करेगा। ट्रेनिंग एक बहुत जबरदस्त चीज है सर, जिससे वो सर उसकी स्किल्स पॉलिश होगी और अल्टीमेटली बेनिफिट्स आपको आपकी इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और एफिशिएंट प्रोडक्शन। एफिशिएंट का मतलब कम से कम टाइम में गुड्स प्रोड्यूस होगी। फिर लर्निंग कर्व इफेक्ट, जैसे सिस्टम में पता है कि वक्त गुजरता जाएगा, मजदूर तेज होता जाएगा और लर्निंग कर्व की इफेक्ट की वजह से हमारी कॉस्ट कम होती जाएगी। एफिशिएंसी मेजर्स, आप सर मजदूरों को सर इंसेंटिवाइज करें कि जी अगर यूनिट जल्दी बनाओगे तो इतने पैसे एक्स्ट्रा दूंगा, अगर कंपनी का टाइम सेव करोगे तो जो टाइम सेव होने की वजह से कंपनी को बेनिफिट होगा, कंपनी 30% आपको दे देगी। एक यूनिट 2 घंटे में बनता है, 1.5 घंटे में बनाओ, जो आधा घंटा बचेगा उसकी वेजेस आपको नहीं मिलेगी, वो कंपनी की सेविंग है, कंपनी आधी वेजेस आपको उसकी दे देगा। आपसे हम जो टाइम आप बचाओगे ना उसकी वेजेस भी हम आपसे शेयर करेंगे, एक हद तक कंपनी को फायदा होगा, आपको फायदा होगा, आप जल्दी फायदा हो जाओगे। तो एफिशिएंसी मेजर्स, प्रॉपर शेड्यूलिंग। प्रॉपर शेड्यूलिंग का मतलब है आपके पास 100 मजदूर हैं, 50 सुबह आते हैं, 50 शाम को आते हैं, तो आप ये करेंगे शेड्यूलिंग प्रॉपर करें। शेड्यूलिंग का मतलब ये कि ये ना हो कि सर 70 80 शिफ्ट में बुला लिए, काम नहीं है, मजदूर बैठे हैं और जिस शिफ्ट में बहुत ज्यादा काम है तो मजदूर गधे की तरह काम करें, लोग कम है। तो आप बैलेंस रखें सर। आप सर बैलेंस रखने का मतलब ये कि आप तमाम वक्तों में जब प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो लेबर भी ज्यादा, जब प्रोडक्शन कम होनी है तो लेबर भी कम, ठीक है। शेड्यूलिंग प्रॉपर करें, इससे क्या होगा? आइडल टाइम नहीं होगा और लेबर पे बर्डन नहीं आएगा, क्वालिटी खराब नहीं होगी। क्वालिटी खराब होगी तो आप सेल्स प्राइस नहीं हासिल कर पाओगे। अब बताइए मटेरियल में बल्क परचेजेस, वेस्टेज एलिमिनेट करना है, अल्टरनेटिव्स, सस्ते अल्टरनेटिव्स ढूंढने और अच्छे अल्टरनेटिव्स ढूंढने। फिर ट्रेनिंग करानी लेबर की, लर्निंग करके वजह से खुद भी इंप्रूव होता जाएगा। एफिशिएंसी मेजर में आप सर उसको इंसेंटिव दें, जल्दी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने पे इनाम, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने पे इनाम, ओवर टाइम पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेजेस देंगे आप उसको प्रॉपर। इससे क्या होगा? इस एफिशिएंसी मेजर से क्या होगा? देखिए बात होता है कि कंपनी एफिशिएंसी मेजर्स की वजह से एम्प्लॉय को बोनस तो दे रही होती है लेकिन ओवरऑल कंपनी की कॉस्ट कम हो जाती है, ज्यादा जल्दी प्रोड्यूस कर देगा प्रोडक्ट को। सर एक एम्प्लॉय को आपने टारगेट दिया भाई एक दिन में आपने 8 यूनिट बनाए, 8 घंटे 8 यूनिट बनाए और 100 रुपए के हिसाब से मैं तुम्हें 1 यूनिट के पैसे दूंगा, यानी 800 रुपए दिन के दूंगा। अब मैंने उससे जाके कहा यार तुम एक दिन में 10 यूनिट बना सकते हो। उसने कहा सर मैं एक दिन में 10 यूनिट बनाऊंगा, मुझे 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पे नहीं करोगे बल्कि 800 ही दोगे। मैंने कहा यार एक काम करो, मैं तुम्हें अगर तुम 10 यूनिट बनाओगे तो मैं तुम्हें 900 रुपए दूं। वैसे तो 8 घंटे में तुम बनाओगे, 8 घंटे की वेजेस 800 होती है, लेकिन मैं तुम्हें 900 दूंगा। इससे कंपनी को क्या फायदा? कंपनी को 10 यूनिट 900 रुपए के पड़ेगा, जो कि वैसे 1000 रुपए के पड़ते। एम्प्लॉय को क्या फायदा हुआ? उसने 8 घंटे के काम में 900 रुपए कमा दिए, तो दोनों को फायदा हुआ। तो एफिशिएंसी मेजर में सर कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट भी कम होती है, एम्प्लॉय खुश रहता है। प्रॉपर शेड्यूलिंग सर, जिस वक्त में ज्यादा लेबर दरकार है उस वक्त में ज्यादा लेबर अवेलेबल हो, जिस वक्त में लेबर नहीं चाहिए आइडल टाइम के लिए उसको बंद बुलाएं, फारिग मत बैठा, ठीक है। अब जी ओवरहेड्स के लिए सर वो सारे मेजर जो आपने लेबर के लिए ना ओवरहेड्स के लिए, क्योंकि ओवरहेड्स लेबर से क्लोजली लिंक्ड है और उसी की बेसिस पे सर वो चल रहा होता है। जितनी लेबर कॉस्ट कम होती है वो जनरली ओवरहेड्स कम होते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि सर प्रोडक्शन मैकेनिज्म में आप ओवरहेड्स के अंदर कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। वो क्या जी? सर आप बॉटलनेक्स एलिमिनेट कर दें। बॉटलनेक्स क्या होता है जी? बॉटलनेक्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बॉटलनेक्स का मतलब यह है कि सर ऐसा एलिमेंट जो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में पूरे प्रोडक्शन की फ्लो को सुस्त कर रहा है, आप उसको निकाल दें, उसको मैनेज करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे हमारे सामने 3 मशीन है, गौर सुनना, मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी। हम सर यूनिट प्रोसेस ऐसे करते हैं, यूनिट पहले मशीन ए पे आता है, फारिग हो जाता है तो मशीन बी पे चला जाता है, फारिग होने के बाद मशीन सी पे जाता है और फिर सर कंप्लीट होकर फिनिश गुड में चला जाता है। यानी एक प्रोडक्ट तीनों मशीन होता है। मशीन ए एक यूनिट को 5 मिनट में प्रोसेस करके मशीन बी को दे देता है, मशीन बी एक यूनिट को 10 मिनट तक प्रोसेस करता है फिर मशीन सी को देता है और मशीन सी एक यूनिट को 5 मिनट में प्रोसेस करके आगे भेज देती है। अब मुझे बताओ इस पूरे मैकेनिज्म में मसला क्या है? अस्यूम करें सुबह 9 बजे काम शुरू होता है, 9:05 पे पहला यूनिट मशीन ए प्रोसेस कर देगी, वो मशीन बी को दे देगी। मशीन बी ने अगले 10 मिनट लेने हैं, 10 मिनट लेने, इतने में मशीन ए के पास 1 यूनिट और तैयार हो गया, 2 यूनिट और तैयार हो गया, क्योंकि 10 मिनट में जब मशीन बी काम कर रही होगी तो इतने में मशीन ए 2 यूनिट और प्रोड्यूस कर लेगी। अब मशीन बी पे ये वाला यूनिट चल गया, तो सर फिर क्या हुआ? ये तो बच गया दूसरा वाला। अब मशीन ए के पास स्टॉक पाइल अप होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन तेज है, वो 5 मिनट यूनिट प्रोसेस कर रही है और आगे भेजने की कोशिश कर रही है, तो मशीन बी पे 1 यूनिट में 10 मिनट लगता है, मशीन बी ऑक्युपाइड है, वो नहीं ले सकती 9 यूनिट, तो ए के पास स्टॉक जमा होना शुरू हो जाएगा। और जो मशीन सी है
ये 5 मिनट में यूनिट प्रोसेस करती है, 5 मिनट में जब 20 1 मिनट लेगी 5 मिनट प्रोसेस करती है, फिर अगले 5 मिनट खाली बैठी रहेगी, फिर 20 10 मिनट में 1 यूनिट देगा, फिर 5 मिनट मशीन सी चलेगी, 5 मिनट बंद, 5 मिनट चलेगी, 5 मिनट बंद, और मशीन ए पे स्टॉक पाइल अप होता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें बॉटलनेक है बी। अगर मैं काम करें 2 बी मशीन ले लें, इससे क्या फायदा होगा सर? सीधी बात है, 5-5 मिनट बाद जो ये यूनिट फेंका होगा, मशीन बी के पार्ट 1 पे जाएगा, मशीन बी के पार्ट 2 पे जाएगा, तो सर हमारा प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ठीक है। यानी सर हमारी कोई मशीन जो है ना वो खाली नहीं रहेगी, और हमारी कोई मशीन में प्रोडक्शन यानी स्टॉक पाइल अप नहीं होगा, ठीक है। अगर मशीन बी 2 खरीद लें या मशीन बी के काम को 200 में तोड़ दें, इसको कहते हैं बॉटलनेक्स को एलिमिनेट करना। तो आप ऐसे सोचें सर कि बॉटलनेक्स एलिमिनेट हो, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है जी। एफिशिएंट प्रोडक्शन मैकेनिज्म्स लेकर आएं, ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन करें। एक चीज होती है ISO 9001, ये क्या दी सर? आपके पास कुछ ऑडिटर्स आएंगे, आपके पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को देखेंगे और आपको बताएंगे कि ये वाला प्रोडक्शन प्रोसेस बेकार है, इसको एलिमिनेट करें, इस मशीन को रिप्लेस करके ये ले लें, इसमें ये काम कर लें, इसमें वो काम कर लें, आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो आप ISO 9001 का ऑडिट करवाएं सर, इससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्शन मैकेनिज्म एफिशिएंट हो जाएंगे। तो सर हमारे पास ओवरहेड्स में 3 पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स लेबर के। पहली चीज हो सर लेबर की ट्रेनिंग करवाएं ताकि ओवरहेड्स कम हो, लेबर के लर्निंग करके वजह से ओवरहेड कम होगा। बैच शेड्यूलिंग होगी तो ओवरहेड बढ़ेगा, अच्छी शेड्यूलिंग होगी, लेबर जिस वक्त आएगा उसी मशीन चलेगी, तो सर हमारे पास खर्चा कम होगा। लेबर एफिशिएंट होगा, सॉरी लेबर एफिशिएंट होगा तो सर हमारे पास ओवरहेड्स भी कम होंगे। फिर ओवरहेड्स के अपने मेजर्स हैं सर, बॉटलनेक्स एलिमिनेट करें, ऐसे मशीन ऐसे प्रोसीजर्स जो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस की फ्लो को रिड्यूस करें, स्लो करें, उसको एलिमिनेट करें। फिर सर कोशिश करें कि अपने प्रोडक्शन मैकेनिज्म्स को बेहतर बनाएं, जैसे ISO 9001 का सर्टिफिकेट ले लें, इससे क्या होगा आपकी प्रोसेस और बेहतर हो जाएगी। सर सेल्स वाले से सर लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे जाएं सर। ये पुराने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, बड़े-बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये आपको रीच तो देंगे लेकिन पैसे ज्यादा लेंगे। कोशिश करें नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ काम दें, कुछ पुरानों को दें, कुछ नए को दें, ताकि आपकी कॉस्ट भी मैनेज रहे। फिर जिस प्रोड्यूसर ने या जिस सेलर ने सॉरी जिस डिस्ट्रीब्यूटर जिस सेलर ने ज्यादा यूनिट बेचे उसको पैसे ज्यादा मिले, जिससे कम बेचे उसको कम मिले, यानी परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रहा है, फिक्स सैलरी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सर जब आपकी सेल्स बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, सेल्स नहीं बढ़ेगी तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। फिर एफिशिएंट सेल्स टीम लेकर आएं सर, उनको टारगेट्स दें, उनको सर दौड़ाएं कि वो जो है वो आपके लिए सेल्स करके, एफिशिएंट का मतलब ये टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। अपनी पूरी एफर्ट लगा के अच्छी सेल्स जनरेट करना। देखिए मैंने सर सारे प्रोसीजर्स आपके सामने रख दिए कॉस्ट रिड्यूस करने के। अब देखिए आई के आपने बड़े बेसिक बातें की। आई के आपने एक पॉइंट ये रखा है, ठीक है जी, सो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर दूसरा पॉइंट सर ये रखा है, तीसरा पॉइंट ये रखा है सर, और चौथा पॉइंट सर हमारे पास ये, तीसरा पॉइंट आ गया सर, और चौथा पॉइंट हमारे पास ये है क्या सर? आज क्या कहता है जी, जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, जब प्रोडक्ट बना रहे हो कोई सोफिस्टिकेटेड मटेरियल ना डालो, वो कंपोनेंट्स डालो जो आम मार्केट में अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर आप कोई जापानीज गाड़ी खरीदते हैं, पहली चीज जो टिपिकल पाकिस्तानी आपको कहता है क्या कहता है, यार इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तानी गाड़ी में सर वो पार्ट्स लगते हैं जो हर गली मोहल्ले में अवेलेबल होते हैं। तो आपसे आई क्या कह रहे हैं जी, आप जब कॉस्ट रिड्यूस करने जा रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि कॉमन कंपोनेंट्स रखें जो कि मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं, महंगे नहीं होते, ठीक है। इससे एक फायदा तो है कि कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है सर? इसमें स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट यूज करने का बहुत बड़ा नुकसान क्या है? इनोवेशन नहीं नजर आएगी सर प्रोडक्ट के अंदर। लोग कहेंगे क्या नया है प्रोडक्ट के अंदर, ये मसला है, ठीक है। सर सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट करें, परचेज करने के लिए सर कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करें, बल्क परचेज डिस्काउंट करवाएं, ठीक है, इस तरह की चीजें देखें। फिर नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स को आप एलिमिनेट करें, डिजाइन स्टेज के ऊपर वैल्यू एडेड फीचर्स के ऊपर आप काम करें। और सर ये वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड मालूम करना जो प्रोसेस है, ये कहलाता है वैल्यू एनालिसिस। इसमें आप करते हो प्रोडक्ट के फीचर्स को कंपेयर करते हो मार्केट में किन फीचर्स की ज्यादा वैल्यू है, किन फीचर्स को कस्टमर इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। तो इसका मतलब सर आपने सिस्टमैटिकली वैल्यू एनालिसिस करने के बाद प्रोडक्ट के सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करना है, और आप नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स हटा के बाकी को सर आपने पॉलिश करना है ताकि आपकी कॉस्ट लोएस्ट पे आ जाए और क्वालिटी जो है वो आपकी इंटैक्ट है, ठीक है। यानी सर आई आपने मटेरियल पे एक पॉइंट डाल दिया, दूसरा पॉइंट जो है उसने मटेरियल पे 2 पॉइंट्स डाल दिए। एक तो जनरल कंपोनेंट्स यूज करें, कोई सोफिस्टिकेटेड कंपोनेंट यूज ना करें, लेकिन इससे इनोवेशन बढ़ जाएगी। बल्क परचेज के लिए सॉरी डिस्काउंट्स के लिए नेगोशिएट करें, रेट्स नेगोशिएट करें, और बल्क परचेज पे डिस्काउंट हासिल करने की कोशिश करें। नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स एलिमिनेट करें, और जो वैल्यू एडिशन वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड कैसे पता चलेगा? वैल्यू एनालिसिस करके। वैल्यू एनालिसिस क्या है? अपने प्रोडक्ट के फीचर्स देखें, मार्केट में कस्टमर किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है, ये वैल्यू एनालिसिस। और आखिरी स्टाफ को ट्रेन करें, ठीक है जी, ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट टेक्निक्स यूज करते हुए और काम करते हुए जो है वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करें, ठीक है जी। आई होप ये पूरा लेक्चर आप अपने ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब भी टारगेट कॉस्टिंग का सवाल आएगा उसके पार्ट डी में जरूर आपसे पूछेगा कि बताएं इस पर्टिकुलर केस में कॉस्ट को रिड्यूस करने के क्या मेजर्स हैं। आई होप ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बस एक चीज और याद रखना इसके अंदर, डिजाइन के 2 वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स, डिजाइन स्टेज में वैल्यू एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्शन में मटेरियल में बल्क परचेज, वेस्टेज एलिमिनेशन, सर्च फॉर अल्टरनेटिव मटेरियल, लेबर में ट्रेन करो, लर्निंग का बेहतर करो उनका, सर एफिशिएंसी मेजर्स लो, बोनसेस दो उनको, जल्दी काम करने के ऊपर, और प्रॉपर शेड्यूलिंग करें। सर सेल्स में लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे कुछ बिजनेस जो है वो डालें, और ऐसा ऐसा हाई कॉस्ट वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को छोड़ के ऐसा ऐसा लो कॉस्ट पे आना शुरू होंगे। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड आप जो है वो लोगों को पैसे पे करें, कोशिश करें सर आप जो है वो कमीशन पे करें सर परसेंटेज में, सेलिंग ओवरहेड जो है आपका परसेंटेज में, ताकि जब आपकी सेल्स बढ़े तो आपकी कॉस्ट बढ़े। और एफिशिएंट सेल्स टीम्स लेकर आएं, टारगेट्स दें उनको सर बताएंगे कि आपने इतने यूनिट बेचने, ठीक है। ये आपने सर दिमाग में रखना। अच्छा फिर ओवरहेड्स के अंदर आपने याद रखना है सर बॉटलनेक्स एलिमिनेट करने और अपने प्रोसीजर्स को इतना एफिशिएंट बनाना है कि कमाल हो जाए। और सर इसके लिए जो है आमतौर पर ISO 9001 की सर्टिफिकेशंस भी लोग लेते हैं। सर कर लोगे। आई के 4 पॉइंट्स हैं, कॉमन मटेरियल यूज करें, कोई सोफिस्टिकेटेड चीज ना लेकर आएं जो आमतौर पर मार्केट में नहीं मिलती है, जो मुश्किल है मिलना, आम चीजों से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, इनोवेशन इसमें मारी जाएगी। सप्लायर से जाकर नेगोशिएट करें ताकि आपको डिस्काउंट्स मिलें। नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स को आइडेंटिफाई करें, वैल्यू एनालिसिस से नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स को एलिमिनेट करें, वैल्यू एडेड पॉलिश कर दें और स्टाफ को ट्रेन करें ताकि एफिशिएंट प्रोडक्शन हो सके। थैंक यू वेरी मच।